आज today my topic for learning series is Java memory management. Java uses an automatic memory management system which by garbage collector. JVM garbage collector को चलाता है, तब हम Java में जाकर automatic memory management होता है. पर अगर हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखें जैसे कि सी, तो इसमें प्रोग्रामर को एक्सेस होता है मेमोरी का. मतलब वो एक वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट कर सकता है और डी एलोकेट कर सकता है. पर जावा में ऐसा नहीं होता. जावा में ये सब ऑटोमेटिक होता है जो गार्बेज कलेक्टर करता है हमारे लिए. तो अगर ये सब कुछ ऑटोमेटिक ही होता है तो फिर क्या जरूरत है एक प्रोग्रामर को जावा में जानने की कि क्या होता है मेमोरी मैनेजमेंट. तो पहला पॉइंट है कि अगर हमें एक हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन बनानी है तो हमें मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए. मतलब कभी भी अगर कोई मेमोरी क्रैशेस हो तो एक प्रोग्रामर उसे डिबग कर पाएगा अगर उसे मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में पता होगा. सेकेंडली, वो ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने से बच सकता है जिनके ऊपर ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन नहीं परफॉर्म होता. तो अगर हमें मेमोरी मैनेजमेंट को समझना है तो इसके दो मेजर पार्ट्स होते हैं, एक जावा मेमोरी स्ट्रक्चर और एक वर्किंग ऑफ गार्बेज कलेक्टर. तो पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि गार्बेज कलेक्टर कैसे काम करता है. तो जावा मेमोरी स्ट्रक्चर जो होता है, पहले हम जैसे ही कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं उसके डेटा एरियाज बन जाते हैं हीप पे. तो जैसे अब उसके बाद क्या होता है, जैसे जेवीएम उस मेमोरी एरिया से बाहर आता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. वैसे ही जैसे एक थ्रेड एग्जिट होती है तो डेटा एरिया भी डिस्ट्रॉयड हो जाता है. तो अगर हम मेथड एरिया की बात करें यहाँ पर, तो इस मेथड एरिया में हम क्लास स्ट्रक्चर स्टोर कर सकते हैं, मेथड का डेटा और कंस्ट्रक्टर फील्ड डेटा. मतलब ये लॉजिकल पार्ट होता है, ये एज सच कोई स्पेस नहीं लेता और इस पे गार्बेज कलेक्टर परफॉर्म हो ये कंपलसरी भी नहीं है. पर हीप पे हमेशा गार्बेज कलेक्टर अपने परफॉर्म होता ही होता है, कंपलसरी होता है उसमें. तो अगर हम हीप में देखें तो हीप में जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट बनता है वो हीप में स्टोर होता है एंड इट कैन बी ऑफ फिक्स्ड और डायनेमिक इन साइज. हमारी जो हीप बनती है वो फिक्स भी हो सकती है और जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं उसका जो इंस्टेंस होता है वो हीप में जाके सेव हो जाता है और जो उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है वो एक स्टैक में जाके स्टोर हो जाता है. तो हर एक रनिंग प्रोसेस के लिए एक हीप क्रिएट होती है और जैसे हीप का साइज फुल हो जाता है वैसे ही गार्बेज कलेक्टर अपने अपनी मतलब गार्बेज कलेक्ट होना शुरू हो जाता है. जेवीएम गार्बेज कलेक्टर को बोलता है कि गार्बेज कलेक्शन परफॉर्म कर लो. अगर हम इसमें इस एग्जांपल में देखें, जो एसटीआर है वो रेफरेंस है, वो जाके हमारे स्टैक में स्टोर हो जाएगा और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो जाके हीप इंस्टेंस है वो हीप में जाके स्टोर हो जाएगा. जो हीप है, हीप भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. हीप की मेमोरी एक होती है यंग जनरेशन और एक होती है ओल्ड जनरेशन. जैसे यंग जनरेशन में एडन मेमोरी होती है और दो सर्वाइवर होते हैं, एक सर्वाइवर 1 और एक सर्वाइवर 0. तो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो एडन मेमोरी में चला जाता है और जैसे ही एडन मेमोरी की स्पेस फुल हो जाती है उसके बाद हम माइनर गार्बेज कलेक्टर चलाते हैं जो सर्वाइवर 1 में मूव कर देता है. उसके बाद इसमें इसमें क्या होता है कि एक बारी में एक सर्वाइवर खाली होना चाहिए. तो हम माइनर गार्बेज कलेक्टर का ये परफॉर्म करता है कि एक बारी में वो एक सर्वाइवर को खाली कर देता है और इसके बाद जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट बहुत बार जिन पे माइनर गार्बेज कलेक्टर परफॉर्म हो जाता है और वो सरवाइव कर जाते हैं, उनको हम ओल्ड जनरेशन में भेज देते हैं. और जैसे ही ओल्ड जनरेशन मेमोरी फुल हो जाती है, जो ओल्ड जनरेशन में ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें मेजर गार्बेज कलेक्टर लगता है और वो बहुत टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने में, रादर देन जो माइनर गार्बेज कलेक्टर होता है. और हीप पे हमेशा गार्बेज कलेक्टर परफॉर्म होगा, ये मैंडेटरी है, क्योंकि हीप का हम गार्बेज कलेक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हीप में कम से कम मतलब हीप हर बार जैसे कोई नया प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो हीप क्लीन होनी चाहिए ताकि वो प्रोग्राम उसको यूज कर सके. हम डिफरेंट तरह के रेफरेंस टाइप भी यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के साथ. यूजुअली हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग रेफरेंस. स्ट्रॉन्ग रेफरेंस से जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं वो एलिजिबल नहीं होते ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन के लिए.
अगर हम वीक रेफरेंस से वो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे अगर हमें श्योरिटी नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट इन फ्यूचर कभी यूज होगा, मतलब हमने एक बार कर लिया उसके बाद वो कभी यूज होगा या नहीं, तो हम उसको वीक रेफरेंस देते हैं। इससे वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है जैसे ही उसकी यूजेस कंप्लीट हो जाती है। अगर हम सॉफ्ट रेफरेंस देते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो अगर कभी भी आउट ऑफ मेमोरी का एरर आने वाला होता है तो उससे पहले जेवीएम इन ऑब्जेक्ट्स को क्लियर कर देता है, मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है। और फैंटम रेफरेंस वो हम उन ऑब्जेक्ट्स को देते हैं जब मतलब जब जब गार्बेज कलेक्टर परफॉर्म होगा तब तब ये ऑब्जेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हमने बात करी थी हीप में कि जो भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं उनका जो रेफरेंस होता है वो स्टैक में जाके स्टोर हो जाता है, ये वो स्टैक है। तो इसका भी साइज फिक्स और डायनेमिक हो सकता है। और इसके अंदर एक स्टैक फ्रेम होता है जो थ्रेड के डेटा को स्टोर करता है। उसके 3 पार्ट्स होते हैं, लोकल वेरिएबल एरे, ओपन स्टैक और फ्रेम डेटा। तो एक बारी में मतलब एक ऑब्जेक्ट जब चलेगा एक थ्रेड के लिए एक स्टैक मेमोरी एलोकेट होती है। अभी हमने मेमोरी स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया, अब हम देखेंगे कि गार्बेज कलेक्टर वर्क कैसे करता है। जेवीएम जो है वही कंट्रोल करता है गार्बेज कलेक्टर की कब उसे परफॉर्म करना है और कब उसे परफॉर्म नहीं करना। तो बेसिकली गार्बेज कलेक्टर उन ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है जो अभी करेंटली किसी भी प्रोग्राम उसको यूज नहीं कर रहा या कोई भी लाइव थ्रेड उसको यूज नहीं कर रही। हम अपने प्रोग्राम में system.gc और run.gc करके गार्बेज कलेक्टर को एक्सप्लिसिटली कॉल कर सकते हैं, पर ये फाइनल डिसीजन गार्बेज कलेक्शन को रन करने का जेवीएम ही लेता है। अगर हम इसे यूज भी कर रहे हैं तब भी जेवीएम ही डिसाइड करता है कि ये परफॉर्म करना है या नहीं करना। तो एक ऑब्जेक्ट पे गार्बेज कलेक्शन मतलब परफॉर्म कब होता है, बेसिकली अगर एक ऑब्जेक्ट कब इस टाइम पे किसी भी लाइव थ्रेड उसे यूज नहीं कर रही, मतलब अभी जो भी करेंटली प्रोग्राम रनिंग है अगर वो उसको रन नहीं कर रहे, मतलब उसको यूज नहीं कर रहे और वो अभी रीचेबल नहीं है, तो गार्बेज कलेक्शन उन ऑब्जेक्ट्स पे परफॉर्म होता है। ऑब्वियसली एक जावा एप्लीकेशन आउट ऑफ मेमोरी जा सकती है, क्योंकि अगर हम स्ट्रॉन्ग रेफरेंस वाले ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं और वो लाइव थ्रेड उन्हें यूज भी कर रही है, तो जो गार्बेज कलेक्टर है वो बस बची हुई स्पेस को यूटिलाइज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन स्ट्रॉन्ग रेफरेंस पे नहीं लग सकता। तो डिफरेंट टाइप ऑफ गार्बेज कलेक्टर होते हैं। एक होता है सीरियल, जिसमें हम मार्क एंड स्वीप एल्गोरिदम लगाते हैं गार्बेज कलेक्शन के लिए, इसको हम अभी आगे देखेंगे। और पैरेलल गार्बेज कलेक्शन में हम n थ्रेड्स बना लेते हैं, मतलब जितनी कोर्स होती है सीपीयू की उतनी थ्रेड्स बना लेते हैं। और पैरेलल ओल्ड गार्बेज कलेक्टर में हम मल्टीपल थ्रेड्स बना लेते हैं, यंग और ओल्ड जनरेशन जो हमने अभी देखी थी हीप की उसके लिए। और कंकरेंट मार्क स्वीप में हम नंबर ऑफ थ्रेड्स जो है वो यूजर मतलब यूजर से ले लेते हैं कि हाँ बस इतनी थ्रेड्स इस टाइम चलेगी और लिमिट कर देते हैं थ्रेड्स को। और जीवन गार्बेज कलेक्टर में हम यंग और ओल्ड जनरेशन के बारे में मतलब उसको कंसीडर नहीं करते, हम इक्वल साइज हीप्स बना लेते हैं और जिसमें लेसर लाइव डेटा मींस जो अभी डेटा लाइव थ्रेड जिसको यूज नहीं कर रही वो सबसे कम हो, उस रीजन को सबसे पहले गार्बेज कलेक्शन उस रीजन पे परफॉर्म करते हैं। तो मार्क एंड स्वीप एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं, पहले हम जितने भी अनरीचेबल ऑब्जेक्ट्स है, मींस जो भी अभी लाइव थ्रेड जिन जिन ऑब्जेक्ट्स को यूज नहीं कर रही पहले उन्हें डिटेक्ट करते हैं, उसके बाद उसे क्लीन करते हैं और फिर दोबारा से यही एल्गोरिदम हम उस पर लगाते हैं। तो इसमें 2 फेज होती है, एक मार्क फेज और एक स्वीप फेज। तो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसकी जो मार्क बिट होती है वो फॉल्स होती है, मतलब हम पहले जैसी वो क्रिएट होगा उसकी 0 हो जाएगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मतलब एक ट्री बन जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रीचेबल है या नहीं है। और ऐसे करते हुए हम और जितने भी रीचेबल ऑब्जेक्ट्स है उनको मार्क कर देंगे, और जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स है जो मार्क नहीं है मींस वो रीचेबल नहीं है और
इसका मतलब कि वो अभी किसी भी लाइव थ्रेड उसे यूज नहीं कर रही, तो हम उस पर स्वीप लगा देंगे और फिर दोबारा से इससे हमारी हीप की मेमोरी क्लीन हो जाएगी और फिर दोबारा से हम मार्क एंड स्वीप एल्गोरिथम फिर दोबारा लगाते हैं ये देखने के लिए कि कौन से रीचेबल है और कौन से नहीं। तो अगर हम देखें मतलब बहुत सारे वर्जन्स आए हैं गार्बेज कलेक्टर के, लेटेस्ट वर्जन्स के हिसाब से जावा में। तो जावा 9 में हम जीवन कलेक्टर यूज कर रहे थे, जिसमें हमने अभी देखा था कि हम इक्वल साइज रीजन बना लेते हैं और जिसमें लेस लाइव डेटा होता है वो वाले रीजन को क्लियर कर देते हैं। तो इसमें हम जो टाइम टारगेट है पॉज लेने का वो हम यूजर से भी ले सकते हैं। तो अगर वो पॉज छोटा होगा, मतलब अगर हमें छोटा पॉज चाहिए तो हम यूजर से छोटा टारगेट लेंगे, और अगर हम चाहते हैं कि यूजर गार्बेज कलेक्टर सीपीयू का कम टाइम यूज करे और हमारी एप्लीकेशन ज्यादा यूज करे तो फिर हम लार्जर टारगेट ले सकते हैं। पर इसमें क्या होगा कि मतलब इसमें क्या हुआ कि वो काम छोटा तो हो गया पर सीपीयू को बहुत मतलब गार्बेज कलेक्टर को बहुत काम करना पड़ गया, क्योंकि इस या तो वो एक टाइम पे वेरी लार्ज हीप साइज को मैनेज कर रहा है, नहीं तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को बहुत सारे ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट कर रहा है या डी एलोकेट कर रहा है। तो इसकी वजह से पॉज उसने टारगेट टाइम तो ले लिया पर उसको अगर उसने ब्रेक कर दिया तो उसको और ज्यादा काम करना पड़ गया, नहीं तो वो एक बारी में वो काम कर देता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जेडीके 12 में शनाडन गार्बेज कलेक्टर यूज किया। ये उससे बेटर था क्योंकि इसमें पॉज टाइम कम थे। मतलब गार्बेज कलेक्टर हम पॉज टाइम वो है कि गार्बेज कलेक्टर हमारी एप्लीकेशन को रोक के पहले गार्बेज कलेक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो इसमें पॉज टाइम कम था। ऑल्दो जो गार्बेज कलेक्टर था वो हमारे सीपीयू को मतलब सीपीयू का ज्यादा यूज कर रहा था, पर पॉज टाइम कम होने की वजह से इसको अच्छा माना गया। और इसकी वजह अगर हम इसको अनेबल करना है अपनी एप्लीकेशन में तो हम ये कमांड लाइन पे ये कमांड चला सकते हैं, तो ये अनेबल हो जाएगा हमारी एप्लीकेशन। हम जब जावा 11 में गए तो वहां पर हम जेड गार्बेज कलेक्टर को यूज कर सकते हैं। पहले मतलब ये सिर्फ लिनक्स के लिए था जावा 11 में, फिर जावा 14 में इसको मतलब ये बाय डिफॉल्ट नहीं होता, इसको अनेबल करना होता है कमांड लाइन से। विंडोज और मैक ओएस में आ गया था। तो इसमें क्या हुआ कि ये क्या करता है, हमारी मतलब गार्बेज कलेक्शन जब वर्क कर रही होती है तो ये हमारी एप्लीकेशन को 10 सेकंड से ज्यादा नहीं रोकता, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी और ये लार्ज हीप साइज को भी मैनेज कर पाता है। तो करेंटली अभी जो यूज हो रहा है वो जेड गार्बेज कलेक्टर है जो जावा 14 और जावा 15 में आया है। तो इसमें हम अपना हीप का साइज सेट कर सकते हैं और मतलब कि कितने मतलब अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से हम हीप का साइज और कितने गार्बेज कलेक्शन थ्रेड एक बारी में चलने चाहिए वो भी सेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ कंकरेंट गार्बेज थ्रेड्स के लिए इसका खुद का भी मैकेनिज्म है, पर अगर हम अपनी एप्लीकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेमोरी लीक का इशू जेडीके 6 में हुआ करता था। सबस्ट्रिंग फंक्शन को जब हम यूज करते थे, जब भी हम एक स्ट्रिंग को बनाते हैं तो उसमें एक कैरेक्टर वैल्यू आ जाती है, काउंट और एक ऑफसेट। तो क्या हुआ था जब हम सबस्ट्रिंग जैसे हमने ये बहुत बड़ी बाइट की स्ट्रिंग बनाई, तो जैसे अगर हम इस पे सबस्ट्रिंग मेथड लगाते हैं तो और जब हम इस स्ट्रिंग को नल कर देते हैं तो इसको देख के ऐसे लगता है कि बिग स्ट्रिंग अब मतलब इसका तो कोई रेफरेंस है नहीं, और मतलब अब गार्बेज कलेक्शन जब परफॉर्म होगा तो ये बिग स्ट्रिंग जो बनी, ये जो बिग स्ट्रिंग है ये गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल होगी। पर जावा जेडीके 6 में क्या होता था कि ये जो स्ट्रिंग बनती थी ये इसका मतलब पहली वाली स्ट्रिंग का कैरेक्टर रेफरेंस लेती थी। तो इसकी वजह से जो पहली वाली स्ट्रिंग है वो कभी भी गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल ही नहीं होती थी, क्योंकि ये जो 0 से 2 उठा रही है ये पहली वाली स्ट्रिंग से उठा रही है। तो इसके दो सोल्यूशन थे, या तो हम एक नई स्ट्रिंग ही बना ले
जब हम उसे सब स्ट्रिंग में बना रहे हैं तो इससे क्या होगा कि हमारी जो पहली वाली स्ट्रिंग है वो फालतू की स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगी और वो गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएगी। या तो हम इंटर्न मेथड यूज कर सकते हैं। इंटर्न मेथड क्या करता है कि स्ट्रिंग के पूल, कांस्टेंट पूल में एक ऑब्जेक्ट बना ले, मतलब वही उसकी एग्जैक्ट कॉपी बना लेता है। तो इसकी वजह से भी जो हमारी पहली वाली स्ट्रिंग है वो भी एलिजिबल हो जाएगी गार्बेज कलेक्शन के लिए। और फिर जब JDK 7 आया तो जावा वालों ने इसका खुद ही इसका सोल्यूशन कर दिया कि वो जब भी सबस्ट्रिंग मेथड यूज कर रहे थे तो वो एक नई स्ट्रिंग ही बना रहे थे रादर देन रेफरिंग टू द प्रीवियस कैरेक्टर एरे ऑफ द प्रीवियस स्ट्रिंग। थैंक यू।